हेलो फ्रेंड्स, ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम बिहार बीपीएससी से संबंधित सीरीज पे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कशंस को लेके आए पीवाईक्यू सीरीज के नाम से, और इसमें आपको पूरा बताया गया है कि लगभग 110 प्रश्न की गारंटी दी जा रही कि अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे हमारे कोर्स को तो इतने क्वेश्चंस आपको फ्री में हम निकाल के देंगे। 110 क्वेश्चंस से प्लस ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वो सारी क्लासेस ऐप पे चलेंगी जो आपको मिल जाएंगी। अभी हम YouTube पे पीवाईक्यू डिस्कशंस में लगे हुए हैं। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं बिहार में या उससे जुड़े अन्य राज्य परीक्षाओं में, तो प्रियम्बल पे एक लेक्चर भी गया था मेरा, और आज हम इस प्रियम्बल पे और इससे जुड़े और भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं डिटेलिंग करते हुए चलेंगे। तो पहला प्रश्न आ रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। अब इस प्रश्न को अगर देखिए तो जो शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनी रिसॉल्व टू डिक्लेयर इंडिया इनटू सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये पहला स्टेटमेंट है। इसको हम लोग डिस्कस भी किए थे। तो इस हिसाब से आप खुद देख लीजिए, जो सीरीज बनेगा सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये आपका इसका आंसर होगा, आंसर डी। क्लियर हुआ आप सारे लोगों को? सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इस तरह से जो इसका आंसर निकला वो निकला डी। और ये प्रियम्बल की आपकी पहली ही लाइन है, ये प्रियम्बल की आपकी पहली ही लाइन है। अब दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding the 42nd amendment. Consider the following statement regarding the 42nd amendment of the constitution. ठीक है, 42वें संविधान संशोधन से संबंधित इस स्टेटमेंट को ध्यान देना है और ये देखना है कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो पहला, इट एडेड 3 words to the preamble, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। अब आप बताइए, इसको हम डिस्कस भी किए थे। It added 3 words to the preamble, socialist, secular and integrity. तो ये तो बिल्कुल सही है, ये था। दूसरा, it added 8 fundamental duties to the constitution. अगर आपको ध्यान हो तो टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज यहां इंसर्ट की गई थी प्रियम्बल के थ्रू। क्लियर हो गया? It added न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आर्टिकल 39A एंड आर्टिकल 43A एंड आर्टिकल 47। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चंस अगर आपको ध्यान में आ रहा हो तो बताइए। अब इसमें बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। पहला बिल्कुल सही है, दूसरा आपका गलत है क्योंकि 8 नहीं 10 फंडामेंटल ड्यूटीज रखे गए हैं। तो सेकंड गलत है आपका, इनकरेक्ट बताना है आपको। तीसरा है 43 है, 47 है, इट ग्रांटेड पावर टू द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन टू डिस्क्वालीफाई मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए, इसको ऑड मैन आउट थ्योरी लगा के निकालेंगे तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू, इसको पॉपुलरली जो है 42nd अमेंडमेंट को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन।
42nd अमेंडमेंट को नाम दिया गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान कहा जाता है इसको। दिस अमेंडमेंट अमेंडेड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 40 आर्टिकल एंड 7th शेड्यूल। इस अमेंडमेंट के द्वारा प्रियम्बल को किया गया था, 40 अलग अलग अनुच्छेदों को अमेंड किया गया था और 7th शेड्यूल को अमेंड किया था। 7th शेड्यूल किससे जुड़ा हुआ है? डिवीजन ऑफ पावर से जुड़ा हुआ है। एंड 2 न्यू पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपका एक आता है पार्ट 4A जिसमें क्या रखा गया है? फंडामेंटल ड्यूटी, और एक आता है पार्ट नंबर मुझे भूल रहा है, एक आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो ट्रिब्यूनल्स का चैप्टर भी इसी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था और इसके पीछे रिकमेंडेशन दी थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने, और ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। तो इसको कैसे करेंगे कि पहला स्टेटमेंट जिसमें है वो है सही, ठीक है, फिर 4th स्टेटमेंट, 3rd स्टेटमेंट भी सही है, तो ये आपका 2nd एंड 3rd इसका आंसर निकलेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। इन विच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर्ड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इन विच फॉर्म इंडिया डिक्लेयर्ड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फिर वही क्वेश्चन है, रिपीटिशन है, अभी पीछे हम लोग इसको डिस्कस किए थे। सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। क्लियर हुआ आपको? इस वे में लिखा गया है। तो सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सोवरिन, सेकुलर, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्ड। वही बार बार आ रहा है, अभी आपको बताया मैं क्या, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये लाइन है। अब लगाइए पहला क्या बनेगा? सोवरिन, यानी कि नंबर 1 पे ये आएगा। सोशलिस्ट नंबर 2 पे ये आएगा। डेमोक्रेटिक नंबर 3 पे ये आएगा और नंबर 4 पे ये आएगा। तो आप चूज कर लीजिए C, A, D और B। ऑप्शन A। क्लियर हो गया? फिर अगला क्वेश्चन है आपका, द टर्म सोशलिस्ट वाज एडेड इन द प्रियम्बल बाय द, अभी डिस्कस किए थे 42nd अमेंडमेंट। वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। 3 शब्द किए गए थे, सोशलिस्ट, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द संविधान में समाहित किए गए थे। ध्यान आया? अभी पीछे डिस्कस किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज पीपल्स सोवरेनिटी बिकॉज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द वर्ड। इस पे हम डिस्कस किए थे आपको क्लास में। इसके पहले का जो लेक्चर है उसको देखिएगा जरूर। आपको बार बार कह रहा हूं कि ट्रिनिटी के इस प्लेटफॉर्म से आपको किसी भी हालत में 110 प्रश्नों की गारंटी है। तो अब आप बताइए इसका आंसर।
क्या होगा? इसका आंसर है वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहीं से स्टार्ट होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनी रिसॉल्व इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ध्यान आया? बार बार इस लाइन को देखिए, सारे क्वेश्चंस आपके इसी लाइन से आए हुए हैं प्रियम्बल के। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो क्वेश्चंस प्रियम्बल में पूछे गए थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। प्रियम्बल के क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। अब द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस पे आते हैं, जो 1773 के एक्ट से लेके 1935 तक का एक्ट है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो सारे कमिटीज बनी कॉन्स्टिट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए, जो सारे काम किए गए, ड्राफ्टिंग का कमेटी सेशन कब हुआ, ये सारे क्वेश्चंस तो आते हैं, डिस्कस करते हैं इसको। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन, बहुत आसान क्वेश्चन है और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन। 73 से लेके कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग तक जितना है वो सबको याद करना है। 73 के रेगुलेशन एक्ट से 1935 के एक्ट तक, और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग इंडिया में स्टार्ट हो रही है, कितने मेंबर्स थे, कौन कमेटी बनी थी, कौन मेंबर था, कौन चेयरमैन था, हु हेडेड कमेटी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। ये डेट थी बेटा 9 दिसंबर 1946। क्लियर हो गया? इसका जवाब है, सवाल क्या था? द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन, संविधान का पहला सत्र, संविधान सभा का पहला सत्र कब ऑर्गेनाइज किया गया था? 9 दिसंबर 1946। क्लियर हो गया? अब दूसरा क्वेश्चन यही बन जाएगा, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आ रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और अगर आप प्रियम्बल पढ़े हो, ये क्वेश्चन वैसे प्रियम्बल में होना चाहिए। जब आप प्रियम्बल पढ़ते हैं तो मैं उस दिन भी डिस्कस कर रहा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और लास्ट में आपको कहा था एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, एडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गिव टू आवर सेल्फ। तो वो डेट है बेटा 26 नवंबर 1946। क्लियर हो गया? एक एक क्वेश्चन आप एक बुकलेट ले लीजिए और या डायरी ले लीजिए, उस डायरी में टिक करके नोट करते जाइए। ये क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं और इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डेट्स हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। आपको बार बार मैं कह रहा हूं, 110 प्लस की गारंटी ले रहे हैं कि आपको ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म से प्रीलिम्स एग्जाम में 110 से ज्यादा क्वेश्चन एनी हाउ आपको मिलेंगे। एक बार आप इसको ट्राई करके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको बार बार डिस्कशन में ले आइए और रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन से ही आपका करेक्शन बढ़ेगा। नेक्स्ट, January 26 was selected as the date for the inauguration of the constitution because, अच्छा देखो, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड, एडॉप्टेड एंड गिव टू आवरसेल्फ ऑन 26 नवंबर 1949। ये डेट आपके सामने अभी इसके पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस हुआ। तो एक बात खुद ही सोचो, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बन चुका था और स्वीकृत हो चुका था और संविधान के कुछ प्रावधान इमीडिएट इफेक्ट से लागू कर दिए गए थे, तो क्यों 26 जनवरी का डेट, 26 जनवरी 1950 का डेट क्यों चूज किया गया था फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? रिपब्लिक डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। सोचिए एक बार, अपने दिमाग पे जोर डालिए। The Congress had observed it as the Independence Day in 1930. नेहरू जो थे रावी नदी के किनारे झंडा वंडा लेके दौड़े थे और कहे थे
कि कांग्रेस का सेशन हुआ था कि इसी दिन को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो नवंबर में जब तैयार हो गया था तो इसलिए ये कहा गया कि 26 नवंबर को क्लियर कट इंप्लीमेंट करेंगे। दूसरा दे रहा है ऑन दैट डे द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1942। नहीं, ये डेट थी 6 अगस्त 1942। इट वाज कंसिडर्ड टू बी एन ऑस्पिशियस डे, ऐसी कोई बात नहीं थी, यहीं से जोड़िए इसको। 1930 में ये कहा गया था। नन ऑफ द अबव, कोई मतलब नहीं है। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। Who was the labor minister in the Jawaharlal Nehru provisional government? ये प्रोविजनल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको एंटरिम गवर्नमेंट भी कहा जाता है। एंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार। नेहरू के लीडरशिप में बनी थी अंतरिम सरकार। तो इसमें नाम दे रहा अरुणा आसफ अली, सी राजगोपालाचारी, जगजीवन राम। इसका सही आंसर है जगजीवन राम। ध्यान रखिएगा, जगजीवन राम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके बीपीएससी में 2023 में पूछा गया था, पीआरडी एग्जाम में पूछा गया था हालांकि ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ब्रिटिश पार्लियामेंट, गवर्नर जनरल, इंडियन पार्लियामेंट। बताइए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ऑब्वियस सी बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसी ने इसको स्वीकृति दी थी, और प्रियम्बल में यही चीज डिक्लेयर की गई है। तो इसका जवाब है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा ने इसको स्वीकृति दी थी। क्लियर हो गया। न कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, न गवर्नर जनरल, न इंडियन पार्लियामेंट ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन। बताइए, कई बार हो चुका द डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बार बार बता रहे हैं। प्रियम्बल में एक ही डेट मेंशन है और वो डेट है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949, मिति मार्क्सिस्ट, विक्रम 2006 विक्रमी। यही लाइन लिखी हुई है प्रियम्बल में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? Who was the president of Indian National Congress at the time of partition of India? बताइए। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय मिस्टर जेबी कृपलानी was the chairman of कांग्रेस। क्लियर हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। 65th बीपीएससी में इस सवाल को पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, 2019 में जो पेपर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम? सबसे सर्वोच्च क्या है? द सुप्रीम कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट एंड द रिलीजन। बताइए, बहुत आसान आंसर है। देखो, एक चीज जान लो, यहां पे एक चीज डिस्कस कर दे रहे हैं। संविधान क्या होता है? इसका आंसर जो है वो है संविधान। अब संविधान वो किताब होती है जो शासन के तीनों अंगों के शक्तियों, कार्यों और उत्तरदायित्वों का वर्णन करती है। और शासन के 3 अंग कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। क्लियर हो गया।
तो सर्वोच्च क्या हो गया? जैसे इधर है सुप्रीम कोर्ट, नहीं, वो न्यायपालिका है, प्रेसिडेंट, और यहां पे लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। क्लियर हो गया? ये हमारे गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं। दुनिया में कोई भी संविधान जो लिखा जाता है उस संविधान में ये चीजें जरूर अवश्य रहती है, डेफिनेटली। इसलिए इसका आंसर होगा जिस भी देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब, जिस भी देश में लिखित संविधान है वहां पे सर्वोच्च क्या होगा? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट नेशन। तो भारत के रिगार्डिंग भी द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सुप्रीम है, सर्वोच्च कौन है? तो भारत का संविधान सर्वोच्च है। और पहले ही क्या पढ़ते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया एडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गिव टू आवर सेल्फ। तो उसी बेस पे निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? पहला दे रहा है द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन इंडिया इज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बिल्कुल सही है। अब यहां पे समझ लीजिए फेडरल फॉर्म क्या होता है, मतलब कि संघात्मक शासन स्वरूप। इसके एलिमेंट लिख लीजिए, दोहरी राजनीति। दोहरी राजनीति मतलब सेंटर भी होगा, केंद्र भी होगा एंड स्टेट्स भी होंगे, 2 लेवल की सरकारें होंगी। क्लियर हो गया? और पावर डिवीजन, शक्तियों का बंटवारा, ये 2 सबसे मेन एलिमेंट है। और ये कहां शुरुआत हुआ है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ फेडरल एंड यूनिटरी बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अब चूंकि एक ही चुनना है हमको, तो ऐसा नहीं, इंडिया के रिगार्डिंग भी ये स्टेटमेंट सही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेडरल यूनिटरी। नॉर्मली जो यूनियन और स्टेट वाला मामला है वहां तो फेडरल है, जो यूनियन टेरिटरीज का मामला है वहां हमारा संविधान एकात्मक हो जाता है। लेकिन इंडिया के रिगार्डिंग बहुत से डिस्कशन है, इसलिए स्टेटमेंट 1 को सही मानेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस इज अ फेडरल फॉर्म, नहीं, फेडरल नहीं है, यूनिटरी गवर्नमेंट है। यहां पे यूनिटरी गवर्नमेंट का एग्जांपल है फ्रांस की गवर्नमेंट, और वर्ल्ड की सबसे ज्यादा केंद्रीकृत सरकार है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा, ब्रिटेन से भी ज्यादा सेंट्रलाइजेशन फ्रांस में किया गया है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अपॉइंटेड बाय द पीपल, नहीं भाई, वहां भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट होता है, इसलिए ये भी गलत है स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट तो क्वाइट गुड, क्वाइट एनफ, इसको सही मान सकते हैं। लेकिन चूंकि पहला स्टेटमेंट मोर एप्रोप्रिएट है, मोर करेक्ट है, कोई इस पे नहीं है इंडिया वाले को लेके। चूंकि हमको क्या कहता है? क्वासी फेडरल, अर्ध संघ। अब कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट डिस्प्यूटेड हो जाता है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट विदाउट एनी डाउट सही है, इसलिए उसी को कंसीडर करेंगे। हालांकि स्टेटमेंट सेकेंड इज ऑल्सो ट्रू, बट अगर जब ऐसा आ जाए कि 2 स्टेटमेंट सही हो तो विच वन इज मोर करेक्ट, इसको देख के हम आंसर देते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के सवाल भी खत्म हो रहे हैं। अब आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आएंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ, कितने आर्टिकल हैं? अब देखो ऐसा है कि ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था देयर वर 395 आर्टिकल्स। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 8 शेड्यूल्स और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन समय के साथ बढ़ते बढ़ते आज के डेट में 440 से भी ज्यादा कानून हैं, तो मोर देन 400 आर्टिकल्स सही है। इसका आंसर है सी।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया comprises of 395 आर्टिकल, 22 पार्ट एंड 12 शेड्यूल्स। दूसरा है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है क्या? इसमें दो गायब हैं, दो ही ऑप्शन है। अच्छा ये सॉरी गायब नहीं है, ये मिक्स हो गए हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज ऑफ 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट एंड 12 शेड्यूल्स। बी है 371 आर्टिकल्स, 21 पार्ट्स एंड 11 शेड्यूल। अब ये सी यहाँ दे दिया है, सी दे रहा है 372 आर्टिकल्स, 20 पार्ट एंड 7 शेड्यूल। 381 देखो कुल मिला के ए स्टेटमेंट सही है। 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं इसके। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अब ये लिस्ट दी गई है, हालांकि ये लिस्ट घटती बढ़ती रहती है। अब इसके हिसाब से देखना है कि कौन सा करेक्ट है। तो इसको देख लेते हैं। यूनियन लिस्ट में 97 एंट्रीज है। ये जब का क्वेश्चन था, ये आपका 2016 का क्वेश्चन है। तो यूनियन लिस्ट में आज के समय में 101 से ज्यादा एंट्रीज हैं। ठीक है। स्टेट लिस्ट में जो है 66 सब्जेक्ट थे, लेकिन एट प्रेजेंट 61 सब्जेक्ट हैं। 61 सब्जेक्ट्स। और यहां से जो 66 से 5 हटाए गए वो यहां जोड़ दिए गए। तो कॉन्करेंट लिस्ट में एट प्रेजेंट जो सब्जेक्ट हैं वो 52 सब्जेक्ट्स हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में एट प्रेजेंट जो सब्जेक्ट हैं वो 52 सब्जेक्ट, दिखा दो। एट प्रेजेंट जो सब्जेक्ट हैं वो 52 सब्जेक्ट्स हैं। 52 सब्जेक्ट्स। क्लियर हो गया? तो जब इसमें जो सही मानेंगे वो ये वाली एंट्री सही मानेंगे। और अगर इसको जोड़ना है तो यूनियन लिस्ट में ये, स्टेट लिस्ट में आपके ये, और कॉन्करेंट लिस्ट में ये। ठीक है। तो इस हिसाब से इसको देख लेंगे। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर जो बनेगा वो बी नहीं बनेगा, ए सी बी। ए सी बी इसका उस टाइम के रिगार्डिंग ये सही है। अगला है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो जानवरों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है वो किस लिस्ट का सब्जेक्ट है? आपको एक बात बताएं, इस तरह के जो भी सब्जेक्ट होते हैं माय डियर, ये सारे सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। क्योंकि प्रिवेंशन के लिए यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो इसका आंसर होगा सी, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्करेंट लिस्ट। जब हम 7th शेड्यूल पढ़ते हैं तो 7th शेड्यूल को हम पावर डिवीजन बोलते हैं, शक्ति का बंटवारा। और इस पावर डिवीजन में 3 लिस्ट दी गई है, सेंट्रल लिस्ट या इसको यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं, और दूसरा दिया गया स्टेट लिस्ट, और तीसरा दिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट। अब समझना यह है बेटा कि सेंट्रल लिस्ट अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि केंद्र सूची में जो विषय लिखे गए हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और राज्य सूची में जो विषय लिखे गए हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। समवर्ती सूची में जो विषय लिखे गए हैं उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और अगर ज्यादा एम्बिग्यूटी हुई या ज्यादा प्रॉब्लम हुई, जब केंद्र बना देगा तो राज्य के कानूनों समाप्त हो जाएंगे, केंद्र का कानून ही मान्य होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द, जो कॉमन इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, सामान्य महत्व का सब्जेक्ट होगा वो कॉन्करेंट लिस्ट का विषय होगा। ये कॉमन सेंस से भी आप सोच सकते हैं। तो इस पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट लाइज इन द कॉन्करेंट लिस्ट। एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, एजुकेशन जो है ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट का है, पुलिस स्टेट लिस्ट का है, डिफेंस सेंट्रल लिस्ट का है, केंद्र सूची का विषय है डिफेंस, पुलिस राज्य सूची का विषय है, एग्रीकल्चर भी राज्य का विषय है। तो जो एजुकेशन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एजुकेशन किसका है, समवर्ती सूची का विषय है। इसे 42nd अमेंडमेंट से ट्रांसफर करके रखा गया था। इसमें आगे बढ़ते हैं। 10th शेड्यूल रिलेटेड टू नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज से कौन सा शेड्यूल जुड़ा हुआ है, 8th शेड्यूल जुड़ा हुआ है, और नेशनल लैंग्वेजेस से 8th शेड्यूल जुड़ा है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ SC ST एरियाज 5th और 6th शेड्यूल इससे जुड़े हुए हैं। जुडिशियल रिव्यू के लिए कोई अलग से नहीं है, जुडिशियल रिव्यू के लिए कोई अलग से नहीं है, बल्कि जो है वो एंटी डिफेक्शन से जुड़ा हुआ है। 52nd अमेंडमेंट से इसे प्लेस किया गया था 10th शेड्यूल को, ध्यान रखिएगा, यहीं पे लिख लीजिए, प्लेस्ड बाय 52nd अमेंडमेंट। फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट से इसको रखा गया था संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द लैंड रिफॉर्म कम्स अंडर सब्जेक्ट ऑफ, लैंड रिफॉर्म कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड नन ऑफ दीज। बताइए लैंड रिफॉर्म किसके सब्जेक्ट होंगे। लैंड रिफॉर्म 9th शेड्यूल में दिए गए हैं और ये सब जुड़ा हुआ है स्टेट लिस्ट से। भूमि सुधार, जो जमीनों का एलोकेशन किया गया था, आवंटन किया गया था भूमिहीनों के बीच, संविधान के पहले ही संशोधन से 9th अनुसूची संविधान में रखी गई थी और जिसमें लैंड रिफॉर्म से जुड़े हुए कानून डाले गए थे। वो किस में है, वो है स्टेट लिस्ट का विषय है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट 1। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। देखो ये सीधे सीधे DPSP के आर्टिकल का क्वेश्चन है और ये बड़े आसानी से हो जाएगा। इसको मिला लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत है आर्टिकल 40, यूनिफॉर्म सिविल कोड है आर्टिकल 44, बहुत डिस्कशन चल रहा है इस समय। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50। अब ये आर्टिकल 50 ये दो जगह मिसप्रिंट हो गया है, ये कहीं आर्टिकल 40 होना चाहिए, आर्टिकल 50 दो जगह दे दिया है। और फिर दे रहा है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, ये है आर्टिकल 51। अब एग्रीकल्चरल हस्बेंड्री जो है ये 48 में आएगा, आर्टिकल 48 पशुपालन वगैरह। तो यहाँ पे ये आर्टिकल 40 नहीं दिया है, तो इसमें एक और ऑप्शन होगा, ई का ऑप्शन होगा, या ये मैच नहीं करा तो नन ऑफ दीज एक ऑप्शन होना चाहिए, जो इसमें नहीं है बाई चांस, कोई बात नहीं। आर्टिकल सीधे सीधे याद होने चाहिए आपको। ये क्लियर हो गया। फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44, समान नागरिक संहिता, पंचायतों का गठन और कृषि और पशुपालन, न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव और प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति को
प्रोन्नत देना, आर्टिकल 51। ये आर्टिकल्स मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को याद होना चाहिए, और नहीं है तो याद करिए, क्योंकि 51 तक के आर्टिकल्स आपके टिप्स पे रहने चाहिए। अगर आईएएस भी देंगे तो एक क्वेश्चन इस सेगमेंट से मिल ही जाता है। 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 11th शेड्यूल, पहली बात तो ये देखते हैं कि 11th शेड्यूल किससे जुड़ी है। तो 11th शेड्यूल जुड़ी हुई है पंचायत से। 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से इसे रखा गया है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको रखा गया, और आर्टिकल 243 में इसको पूरा एलाबोरेट किया गया है। तो लाइब्रेरीज है, फ्यूल एंड फूडर है, रूरल स्पोर्ट्स नहीं है, टेक्निकल ट्रेनिंग्स नन ऑफ द एबव। इसका आंसर है सी, रूरल स्पोर्ट्स की कोई बात नहीं की गई है, स्पोर्ट्स अलग से है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। घंटे वंटे नहीं दिया है, गनीमत है। 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये बिल्कुल सही है। इसको ये याद करने वाली क्वेश्चंस हैं। आखिरी क्वेश्चन जो हम आज डिस्कस करेंगे, द प्रोविजन ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस गिवन इन। अब आप बताइए, जो प्रोविजंस हैं संविधान के संशोधन करने के लिए, वो किस पार्ट में दिए गए हैं और कौन सा आर्टिकल है। आंसर दीजिए इसका। आर्टिकल 368। अब अगर आर्टिकल 368 को लेके चलते हैं बेटा, तो 2 जगह आर्टिकल 368 दिया है, पार्ट 20 एंड पार्ट 21। फंसा दिया क्वेश्चन को। बताइए, ये पार्ट 20 में है, इसका आंसर है सी। क्लियर हो गया। एक दिन हम डिस्कस कर लेंगे, या कल ही डिस्कस कर लेंगे कि संविधान में कितने पार्ट हैं, कितने शेड्यूल है, कौन सी चीजें कहां से ली गई हैं। ये मैं आपको कल ही डिस्कस कर दूंगा। यहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ रहा है आपका। तो लगभग हमने 25 क्वेश्चन के आसपास, 30 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस किया। यूट्यूब पे इससे ज्यादा आप लोग देख भी नहीं पाते हैं, तो आज इसको रेस्ट देते हैं। And please share, subscribe Trinity IAS platform. Thank you very much.